प्यारे साथियों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th के बच्चों के लिए गृह विज्ञान का पहला चैप्टर शिक्षिका के द्वारा प्रतिदर्श बजट का प्रदर्शन से जितने भी यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्न बन सकते हैं, उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे, जो कि बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो जो भी विद्यार्थी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखेंगे। वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देंगे। तो ये बच्चों, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि इस सेक्शन से बोर्ड के पेपर में कितने नंबर के क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। तो अगर आप बोर्ड के पेपर 2023 का उठा करके देखोगे तो उस पेपर में 12 क्वेश्चन पूछे गए थे और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का था। तो मोटा मोटी आप ये आंकड़ा लगा सकते हो कि इस सेक्शन से कुल मिलाकर के 24 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आप ये समझ सकते हो कि ये जो सेक्शन है कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बोर्ड एग्जाम के पेपर में। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं बोर्ड के पेपर में अच्छे से अच्छे मार्क्स अचीव करना, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए देखना और अंत तक जरूर देखना। ठीक है, अब आइए हम बिना टाइम वेस्ट किए इस क्वेश्चन को सारे के सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखना, अंत तक जरूर देखना। ठीक है, आइए सबसे पहला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि पारिवारिक बजट की संक्षिप्त परिभाषा लिखिए। ये क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में हर साल पूछा जाता है। या ये भी पूछ सकता है कि पारिवारिक बजट क्या होता है या पारिवारिक बजट किसे कहते हैं। आप देख सकते हो ये क्वेश्चन 2008 में, 10 में, 17 में, 11 में और 18 में कई बार लगातार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो लिखोगे परिभाषा जैसा बताऊंगा उसी तरीके से लिखना है, थोड़ा सा भी चेंज नहीं करना है। ठीक है, अपने भाषा में। तो पारिवारिक बजट किसी निश्चित अवधि में परिवार के होने वाले आय व्यय को दर्शाने वाला प्रपत्र होता है। प्रपत्र का मतलब लेटर या चिट्ठी होता है और अवधि का मतलब होता है टाइम या समय। ठीक है, तो पारिवारिक बजट क्या होता है? किसी फिक्स टाइम में किसी भी परिवार के होने वाले इनकम और होने वाले खर्च को किसी भी डाटा के थ्रू हम अगर खर्च कर रहे हैं, डिनोट कर रहे हैं, तो उसी को हम क्या बोलेंगे? पारिवारिक बजट बोलेंगे। समझ में आ गया? चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा गया है कि बजट बनाना क्यों आवश्यक है, क्यों जरूरी होता है, 2 लाभ लिखिए। ठीक है, कि भाई हम बजट क्यों बनाते हैं और इसका लाभ हमारा क्या क्या हो सकता है। तो हम ये लिखेंगे कि बजट बनाना हमारे लिए इसलिए आवश्यक होता है कि सबसे पहले आय और व्यय का ज्ञान हो जाता है। कितना हम बचत करते हैं ये हमें पता चल जाता है, कितना हम कमा रहे हैं ये हमें पता चल जाएगा, कितना हम खर्च कर रहे हैं ये भी हमें पता चल जाएगा और कितना हम बचत कर रहे हैं ये भी हमें पता चल जाएगा। सबसे पहले ये पता चल गया। ठीक है, अब हम क्यों बनाते हैं इसका आंसर समझो कि आय व्यय एवं बचत की ठीक जानकारी के लिए तथा गृह अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए बजट बनाना आवश्यक होता है। क्लियर? समझ में आ गया? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि प्राथमिकता के आधार पर पारिवारिक बजट के 3 मदों को उल्लेख करिए या बजट के प्रमुख मद कौन कौन से हैं उनको लिखिए। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड के पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। तो पारिवारिक बजट के मुख्य मद निम्नलिखित है। सबसे पहले मद का मतलब टारगेट। भैया हम क्यों बनाते हैं बजट? हमारा बनाने का मेन टारगेट क्या होता है? हम किन किन चीज़ों पे अपना पैसा खर्च कर सकते हैं उसी के बारे में बताना है। तो सबसे पहले भोजन पे खर्च करेंगे, वस्त्र पे खर्च करेंगे, आवास पे खर्च करेंगे, शिक्षा पे खर्च करेंगे और स्वास्थ्य पे खर्च करेंगे। ये मेन मद होता है। लेकिन अगर आपसे 3 मद पूछेगा तो 3 ही मद इनमें से कोई भी बताइएगा। ठीक है, शिक्षा, स्वास्थ्य या वस्त्र या भोजन या ठीक है वस्त्र, कुछ भी बता दीजिएगा, 3 ही बताइएगा। अगर 3 पूछे 3 बताइएगा, 5 पूछे तो 5 बताइएगा। समझ में आ गया? चलिए आगे बात करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि एक अच्छे बजट की 2 विशेषताएं लिखिए। एक अच्छा बजट कब होता है? ठीक है, इसकी विशेषताएं क्या होती है, क्वालिटी क्या होती है, इसके बारे में बताना है। तो यह अनावश्यक व्यय को कंट्रोल कर देता है। जो भी हम अनर्गल खर्च करते हैं उसको सबसे पहले कंट्रोल कर देगा और प्राथमिकता के आधार पर अधिक से अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। सबसे पहले कौन सी चीज़ ज़्यादा जरूरी है, सबसे पहले उसको लाएगा, उसको पूरा करेगा और जो बजट के हिसाब में नहीं होता है उसको हटा देगा, कंट्रोल कर देगा। समझ में आ गया? चलिए आगे बात करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि आय व्यय में बैलेंस बनाने के लिए, संतुलन बनाए रखने के लिए सरल उपाय क्या होता है, इसके बारे में लिखिए। तो आय व्यय में बैलेंस बनाने के लिए, संतुलन करने के लिए सरल उपाय यह है कि उसका अनुमानित बजट बना करके उसी के अनुसार व्यय करना और व्यय का विधिवत लेखा जोखा करना। समझ आ गया? सबसे पहले हम किसी भी इनकम पे या खर्च पे किस प्रकार कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले आप एक लेखा जोखा बना लो, एक पेपर पे आप बना लो कि भैया आपका इनकम कितना हो रहा है, खर्च कितना हो रहा है, उसी के हिसाब से आप बजट बना सकते हो। समझ में आ गया? चलो आगे देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि पारिवारिक बजट का क्या अर्थ होता है। ठीक है, और बजट निर्माण की विभिन्न सोपान बताइए। तो पारिवारिक बजट
किसी निश्चित अवधि में परिवार के होने वाले आय व्यय को दर्शाने वाला एक पेपर होता है, एक प्रपत्र होता है। इसके विभिन्न सोपान कौन कौन से होता है? सोपान का मतलब होता है मद या टारगेट या इसका उद्देश्य। हम किन किन चीज़ों पर इसका खर्च कर सकते हैं ये बताना है। तो सबसे पहले भोजन पे खर्च कर सकते हैं, वस्त्र पे, आवास पे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, इन सभी चीज़ों पे हम खर्च कर सकते हैं। यही हमारा सोपान हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि पारिवारिक बजट का सर्वोत्तम प्रकार का कौन सा माना जाता है? सर्वोत्तम कौन सा प्रकार माना जाता है? तो बजट का जो बचत का बजट होता है इसको हम सर्वोत्तम प्रकार का पारिवारिक बजट मानते हैं। ठीक है, इसी को हम आइडियल बजट के नाम से भी जानते हैं। इस बात को ध्यान में रखना है। क्लियर? चलो आगे देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि किस प्रकार के बजट से सदैव बचना चाहिए? मतलब ऐसा कौन सा बजट है जिनसे हमें बचना चाहिए? देखो कभी कभी हम लोग ऐसा भी करते हैं, गलतियाँ कर देते हैं कि हम घाटे का बजट बना लेते हैं। ठीक है, मतलब कमा रहे हैं 2000 रुपया और खर्चा आ गया 2200 रुपया। ठीक है, तो हमारा घाटा हो गया कितना रुपये का? 200 रुपये का एक महीने में घाटा हो गया। तो ये क्या हो गया भैया? ये घाटे का बजट हो गया। तो हमें इस प्रकार के बजट से हमें बचना चाहिए। तो घाटे का बजट हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि एंजिल का सिद्धांत क्या होता है? ये 2008 में, 10 में, 14 में कई बार पूछा गया है और 2023 के पेपर में पूछा गया था कि एंजिल का सिद्धांत बताओ। आइए समझते हैं भैया एंजिल का सिद्धांत क्या होता है। तो जर्मनी का यह एक अर्थशास्त्री हैं डॉक्टर अर्नेस्ट एंजिल ने सन 1857 में व्यय की विभिन्न मदों को भोजन जैसे हो गया, वस्त्र हो गया, आवास हो गया, ईंधन हो गया, प्रकाश हो गया, शिक्षा, स्वास्थ्य हो गया आदि में बांटकर अपना नियम बनाया, जो कि उपभोग का नियम कहलाती है। यही एंजिल के द्वारा प्रतिपादित पारिवारिक बजट का सिद्धांत भी कहलाता है। सबसे पहले इन्होंने क्या किया था? 1857 में ये बताया था कि भोजन पे, वस्त्र पे, आवास पे, ईंधन पे, प्रकाश पे या शिक्षा, स्वास्थ्य पे जिन चीज़ों पे खर्चा करना होता है उन्हीं को अलग अलग कैटेगराइज कर दिया था। ठीक है, कि भैया आपको शिक्षा पे इतना खर्चा करना है, स्वास्थ्य पे इतना, ठीक है, भोजन पे, वस्त्र पे, आवास पे इतना इतना खर्च करना है। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? उपभोग का नियम भी बोलते हैं और इसी को पारिवारिक बजट का सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, कौन लाया था? डॉक्टर अर्नेस्ट एंजिल ने। कब लाया था? 1857 ईस्वी में लाया हुआ था। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि एंजिल ने बजट के अध्ययन के लिए परिवारों को कौन कौन सी श्रेणियां में विभाजित किया गया था? ठीक है, ये बताओ। तो एंजिल ने परिवारों को निम्नलिखित 3 श्रेणियों में विभाजित किया था। सबसे पहला था निम्न वर्ग, उसके बाद था मध्यम वर्ग और तीसरा था उच्च वर्ग। ठीक है, सबसे पहले लो कैटेगरी, फिर मीडियम कैटेगरी, उसके बाद हाई कैटेगरी। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि पारिवारिक बजट बनाने में उत्पन्न होने वाली कोई 2 बाधाएं का नाम लिखिए। मैंने जब हम पारिवारिक बजट तैयार करते हैं तो हमारे पास कौन कौन सी बाधाएं आती है उसी के बारे में हमें लिखना होता है। ठीक है, चलो बताओ क्या हो जाएगा। तो पारिवारिक बजट बनाने में अक्सर उत्पन्न होने वाली 2 बाधाएं होती है। सबसे पहले अज्ञानता हो जाएगी, शिक्षा की कमी हो जाएगी और बजट के प्रति उदासीनता हो जाएगा। सबसे पहले आपके पास नॉलेज नहीं रहेगा या अज्ञानता रहेगी या शिक्षा की कमी रहेगी और बजट के प्रति उदासीनता मतलब कोई लगाव नहीं है। ठीक है, ठीक है, उसके प्रति कोई टारगेट नहीं है। चलो अब आगे देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि मितव्ययिता का क्या अर्थ होता है? 2009 में और 10 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, या बजट में मितव्ययिता क्या होता है भाई ये बताओ। तो मितव्ययिता के अंतर्गत कंजूसी या फिजूल खर्च जो भी होता है, कंजूसी होता है या फिजूल खर्ची होता है, दोनों से ही बचते हुए परिवार की अधिक से अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए प्रयास किया जाता है। मितव्ययिता मतलब कम से कम खर्च करना होता है। ठीक है, और अधिक से अधिक बचत करना होता है। ठीक है, कम खर्च करो और अधिक से अधिक बचत करो, यही क्या होता है? मितव्ययिता का सिद्धांत होता है। समझ में आ गया। चलिए तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।